We are both. Yeah. भारत जोड़ रहे हैं। रेडी। नहीं 14 को बना 14 गुजरात ये हिमाचल का इलेक्शन 14 तारीख को अनाउंस हुआ है 15 को 14 it was announced and code of conduct was imposed from 17. Yes. वो भी बोलो आप शुरू करें। नमस्कार साथियों, मैं सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दबाव के बावजूद अब आखिर उन्होंने चुनाव की घोषणा तो कर दी। 2 राज्यों में चुनाव है, हिमाचल में और गुजरात में। 8 तारीख को परिणाम दोनों राज्यों के आने हैं। इलेक्शन कमीशन को इसकी सफाई देश की जनता के सामने देनी चाहिए, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है देश की, कि जब 2 राज्यों के चुनाव के परिणाम साथ में आ रहे हैं तो एक चुनाव जो हिमाचल का उसकी तारीख की घोषणा आप 14 को करते हैं और दूसरे चुनाव की घोषणा आज 3 नवंबर को आप कर रहे हैं। कोई जस्टिफिकेशन, कोई कारण, कोई दबाव, ये खुलासा देश चाहता है कि इलेक्शन कमीशन जो कि एक निष्पक्ष बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मानी जाती है, उससे हम उम्मीद करते हैं। सेकेंडली, इतने चुनावों की घोषणाएं हमने देखी है। हिमाचल के चुनाव की घोषणा एक स्पेशल घोषणा थी, उसमें 14 तारीख को नोटिफिकेशन जारी होता है और कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज हो रहा है 17 को, क्योंकि 16 तारीख को प्रधानमंत्री जी की रैली थी और उस रैली को उनको सरकारी संसाधनों से करना था। ये क्लियर विजिबल है चीज़, सामने कोई भी आदमी इसको समझ सकता है। और यहाँ गुजरात में हम रोज़ देख रहे हैं हम कितनी सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करके, क्योंकि मेरे जैन में पिछले 10 मार्च को 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए थे। मुझे याद है कि एक प्रोग्राम 11 मार्च को इन्होंने बीजेपी का प्रोग्राम किया था पार्टी की तरफ से। उसके बाद अभी तक मार्च 10 के बाद में अभी तक, यानी 1 तारीख को मानगढ़ जो कि बॉर्डर पे है, देखा जाए राजस्थान में है, लेकिन उसमें 3 राज्यों की सीमाएं लगती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो ये 1 तारीख तक जो भी प्रोग्राम बीजेपी ने किए, सरकार ने किए, वो सब सरकारी प्रोग्राम थे। कितना पैसा इन पे पानी की तरह बहाया गया, 12-12 करोड़ रुपए के डोम एक जगह लगे हैं और पूरे गुजरात में पार्टी के होर्डिंग लगे हैं जहाँ पे सरकारी प्रोग्राम था। जितना सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करना था वो सब हो गया। लास्ट में तो अमानवीयता की हद हो गई जब मोरबी की दुर्घटना हुई। 31 तारीख से कांग्रेस पार्टी की 5 रैलियां हमारी तय थी, हमारे नेता पहुंच चुके थे वहाँ। नॉर्थ गुजरात में अशोक गहलोत जी पहुंचे थे। हमारी सौराष्ट्र की रैली नंबर 1 पे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी पहुंच गए थे। महाराष्ट्र की दूसरी रैली के लिए BK हरिप्रसाद जी पहुंच गए थे। महाराष्ट्र मध्य गुजरात की रैली के लिए सचिन पायलट पहुंचने वाले थे और साउथ गुजरात के लिए सुप्रिया जी और पवन खेड़ा जी। हमने जब रात को 6 बज के शाम को 6:40 पे ये मोरबी की दुर्घटना हुई, हमने हमारे राजनीतिक प्रोग्राम सब रद्द किए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि प्रधानमंत्री जी गुजरात के अंदर थे, 3 दिन का उनका दौरा था, ना कोई सरकारी प्रोग्राम रद्द हुए। हैट लगा हुआ मैंने फोटो देखा। मैं समझता हूं कि
मानवीय संवेदनाओं से अगर जरा सा सरोकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का होता, प्रधानमंत्री जी को तो कम से कम उस राज्य के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात से आते हैं, रद्द करना चाहिए था कार्यक्रमों को। सरकारी कार्यक्रम कोई ज़रूरी नहीं है, बट उनके ऊपर भी प्रेशर होगा कि इलेक्शन कमीशन को अंततोगत्वा चुनाव की घोषणा करनी है और कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा तो वो काम नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने सरकारी प्रोग्राम करना उचित समझा, बजाय के मोरबी की दुर्घटनाग्रस्त जो घटना थी उस पर जाने के। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग गए, अशोक गहलोत जी गए, मैं गया, दिग्विजय सिंह जी गए, पार्टी के प्रेसिडेंट गए, सीएलपी लीडर गए, हमारे जितने सीनियर लीडर्स हैं हम गए। हमने जो घटनास्थल है उसका मुआयना किया, हम सिविल हॉस्पिटल के अंदर गए, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर गए, हम जहाँ फ्यूनरल हो रहा था वहाँ गए। जो सिविल हॉस्पिटल है उसका रंग रोगन कब शुरू हुआ? प्रधानमंत्री जी की विजिट से पहले सरकार को चिंता ये है कि इस अस्पताल का रंग रोगन हो। ये चिंता नहीं है कि मरीज की देखभाल कैसे की जाए। और एक मरीज जिसके हल्की सी चोट थी, वो फोटो आज सोशल मीडिया पे वायरल भी हुए हैं, उसके घुटने घुटने पर पट्टी थी। जब प्रधानमंत्री जी गए, वही मरीज, उसके पूरे पाँव में प्लास्टर किसने चढ़ाया? ये जरा गौर करने और लायक तथ्य है। तो मैं समझता हूँ कि गुजरात में जहाँ 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये ब्रजेश मिर्जा वहाँ के मंत्री हैं इस सरकार के, हमें धोखा दे के गए थे, पहले हमारी पार्टी से चुनाव जीते थे। क्या कनेक्शन है? हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उनके फोटो जो भी ठेकेदार है उसके साथ सार्वजनिक हो रहे हैं। ब्रजेश मिर्जा जी ने नए साल में 25 नवंबर को इस पुल का आनन फानन में क्यों उद्घाटन करवाया, जब 100 साल पहले इस पुल का लोड 15 लोगों का या 16 लोगों का आंका गया था, क्योंकि करीब 140 साल पुराना पुल है, 6 महीने से बंद था ये। जब इसके लोड की पहले कैपेसिटी देखी गई तो 15-16 लोगों से ज़्यादा एट ए टाइम नहीं थी। क्या कारण रहे कि आपने 300, 350, 400 लोगों को पुल पे अनुमति दी, जिस पुल की कंडीशन नहीं थी ऐसी? 2 करोड़ रुपए आपने खर्च करने का दावा किया, चुनावी फायदा लेने के लिए आनन फानन में उसका उद्घाटन किया और पब्लिक के लिए खोल दिया आपने, और सैकड़ों लोगों को, उनकी जिंदगी को खतरे में डाला आपने। ये सवाल इतने हैं, और हमने कहा था कि हाईकोर्ट के जज से जांच कराइए। एसआईटी कुछ नहीं होती है, अधिकारी होते हैं आपके, अधिकारियों से जो रिपोर्ट बनाओ, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज से आप जांच कराएंगे और टाइम बाउंड जांच होगी 10-15 दिन में, तो असलियत पता चलेगी कौन जिम्मेदार है। अब मजदूरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो। ताज्जुब की बात यह है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है वो एफआईआर को आप पढ़ लीजिए, किसी का नाम नहीं है उसके अंदर। ऐसी एफआईआर होने का मायना क्या है जिसमें किसी का नाम नहीं, किसी की जिम्मेदारी नहीं है, और ये एसआईटी गठित करके इसको लीपापोती कर रहे हैं। गुजरात में मैंने कहा 27 साल से बीजेपी का शासन है। हमारे चंद सवाल हैं उनसे, हम चार्जशीट बना रहे हैं, चार्जशीट जारी करेंगे अहमदाबाद से 1-2 दिन में। लेकिन जो ज्वलंत प्रश्न आज गुजरात की जनता फेस कर रही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये तो पूरा देश महसूस कर रहा है। अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, रुपये का अवमूल्यन हो गया, ये पूरा देश भुगत रहा है, उसमें गुजरात भी अछूता नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि गुजरात ड्रग ट्रैफिकिंग का अड्डा कैसे बना? एक ही पोर्ट पे हजारों करोड़ की ड्रग्स पिछले 6-8 महीने से लगातार क्यों पकड़ी जा रही है? वहाँ गांधी का प्रदेश है, शराबबंदी है, इलिसिट लीकर, जहरीली शराब से 70 लोग उनकी मौत हुई। आज ऑर्डर पे आप किसी भी घर पे शराब अवेलेबिलिटी हो सकती है। क्या कोई रैकेट काम कर रहा है? क्या उस पर कोई राजनीतिक संरक्षण है? और तीसरी चीज, गुजरात में 5 लाख पद, स्वीकृत पद जिनकी फाइनेंशियल सैंक्शन निकली हुई है, आज तक खाली क्यों पड़े हैं?
एक पेपर लीक हो, 2 पेपर लीक हो, लगातार 22 पेपर लीक हो गए। यहाँ राजस्थान में एक पेपर लीक हुआ था और बिहाइंड द बार हैं सारे कल्पिट। गुजरात में किसी पर कार्रवाई नहीं हुई और 5 साल में 5 लाख पद आज भी खाली पड़े हैं, कोई नई भर्ती नहीं है। सड़कों का हाल हमने देखा अभी, जरा सी बारिश के अंदर 4 सवारी गाड़ी में बैठी 4 की 4 सड़क के अंदर उतर गई। कोविड मिसमैनेजमेंट, रेमडेसिविर नहीं था, टोसिलिजुमैब की बात छोड़ दीजिए, 40,000 का इंजेक्शन वो हम प्रोवाइड कर रहे थे राजस्थान में, लेकिन रेमडेसिविर इंजेक्शन की अवेलेबिलिटी नहीं, वेंटिलेटर नहीं लोगों के, ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं, ड्रिप चल रही है एम्बुलेंसेज में, प्राइवेट गाड़ियों के अंदर लोगों की। तो कैसा सिस्टम है भाई 27 साल में। हम मानते प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छे हैं, लेकिन जिसकी पॉकेट अलाउ नहीं करती उसको सरकारी अस्पतालों की ज़रूरत है। ये जो परिस्थिति बनी, 3 लाख लोगों ने तड़प तड़प के गुजरात में दम तोड़ा है, कौन जिम्मेदार है इसका? आप सरकार बदल सकते हो। कोविड मिसमैनेजमेंट में हालांकि इन्होंने सार्वजनिक रूप से गलती स्वीकार नहीं की है, लेकिन कोई तो कारण है। सरकार में मंत्री बदल जाते हैं, मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, लेकिन ये पहला अवसर है जब मुख्यमंत्री सहित पूरी सरकार को 1-1.25 साल पहले चुनाव के किसी राज्य में बदला जाए, तो कोई तो कारण होगा, पब्लिक लाइफ में बताना पड़ेगा आपको। लेकिन आज तक कोई खुलासा नहीं किया। सरकार विफल रही, 3.25 साल तक खामोश रहे ये, और फिर जिन लोगों को बनाया मुख्यमंत्री और सरकार में जो भी बनाया, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये भी रिमोट कंट्रोल की गवर्नमेंट है। चीफ मिनिस्टर सीधे आदमी है, पहली बार एमएलए बने हैं, लेकिन ये गुजरात का चुनाव है, देश का चुनाव नहीं है। अब प्रधानमंत्री जी 10-10 दिन वहाँ रह रहे हैं, हमने कहा है कैंप ऑफिस बना लीजिए, पीएम ऑफिस का। देश पूरा आपसे उम्मीद करता है कि आप हमारे काम करो। गुजरात चुनाव को फोकस करके क्या मुख्यमंत्री बदला आपने, उसके चेहरे पे भरोसा नहीं है, पार्टी की आपकी इकाई है उस पर भरोसा नहीं है। क्यों अमित शाह जी बराबर 20-20 दिन वहाँ रहेंगे? और लॉजिक ये दिया जा रहा है कि उनका खुद का प्रदेश है। तो मैं तो ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री का तो एक प्रदेश नहीं हो सकता, पूरा देश है। तो दूसरे राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो 15-15 दिन वहां भी रहना चाहिए। हालात खराब है, गुजरात में हालात खराब है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतर कलह है जबरदस्त, और इसीलिए ये लिंगर ऑन भी कर रहे थे चुनाव को। लेकिन अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में इलेक्शन तो फेस करना ही पड़ेगा। और मैंने पहले भी कहा है कि ये आम आदमी पार्टी और एमआईएम ये बीजेपी की बी टीम है, सिर्फ ही वोट काटते हैं। अभी तो पता ही नहीं है किसका वोट काटेंगे, लेकिन हमारे सामने उदाहरण है गोवा का, उत्तराखंड का। जितना परसेंटेज वोट इन्होंने काटा वहाँ, उतने ही परसेंट से कांग्रेस सरकार बनाने से वंचित रही है। ये हमारे पास प्रमाण है कि ये बी टीम है, और ये इनके कोई वर्कर नहीं है। पेड लोग वहाँ वारंटी कार्ड बांटते हैं, मीडिया के माध्यम से परसेप्शन बनाएंगे। लेकिन मेरा दावा है जब परिणाम आएगा, चौंकाने वाले परिणाम गुजरात से आपको देखने को मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी ने बहुत मेहनत की है, प्रधानमंत्री जी वहाँ हैं, इसीलिए परसेप्शन बन रहा उनका, धरातल पे कुछ नहीं है। ऐसे ही आम आदमी पार्टी और एमआईएम का कोई धरातल पे कुछ नहीं है, ना कोई यूनिट है, ना कार्यकर्ता है तो सिर्फ पेड वर्कर है। लड़ाई तो नीचे वर्कर लड़ेगा। अभी भी हमारे 63 एमएलएज हैं और हम ओपोजिशन में हैं वहाँ। तो जो बातें राजनीतिक गलियारों में परसेप्शन के लिए बनाई जा रही है, उन बातों में कोई दम नहीं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों। रघु भाई ने मोरबी पर तो बहुत विस्तृत आपको जानकारी दी ही। कांग्रेस पार्टी गुजरात पे पिछले कई महीनों से लगातार गांव, ढाणी, शहर, मोहल्ले, गली में हमारे कार्यकर्ता, हमारे तमाम नेता घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। बात सही कह रहे हैं रघु भाई कि कई बार जो चीज़ मीडिया को नहीं दिखती, प्रधानमंत्री को तो दिख गई। उन्होंने अपने ही वर्कर्स को चेतावनी दी कि कांग्रेस से सावधान रहना, ये बहुत गहराई में जाकर काम कर रहा है।
हम आप सबको आमंत्रित करते हैं, आइए गुजरात में और खुद अपनी आंखों से देखिए कि कौन किस तरह से प्रचार कर रहा है। हमारा बहुत सकारात्मक प्रचार है। हमारे जो 8 वचन हैं, वो आप एयरपोर्ट से उतरेंगे तो आपको खंभों पे सिर्फ एक ही पार्टी की एड्स दिखेंगी। वो 8 वचन लोगों को, अब गुजरात के लोगों को 11 वचन रट गए हैं। वो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने के हों, वो कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था ख़त्म करने के हों, वो गैस सिलेंडर के दाम 500 रुपये करने के हों, वो 300 यूनिट बिजली फ्री देने के हों, ये तमाम जो हमारे 11 वचन हैं अब गुजरात के लोगों को रट गए। आप भी आइए और जो दुष्प्रचार चल रहा है उस पर विश्वास रखने की कोई आवश्यकता नहीं। सवाल मोरबी पर बहुत हैं, जंग लगे हुए आपने नट बोल्ट हम सब ने देखे, पूरे देश ने देखे, हतप्रभ रह गया कि जिस राज्य में जिस दिन प्रधानमंत्री हवाई जहाज बनाने के लिए उद्घाटन करने गए हुए थे, वहां एक पुल का रखरखाव आप नहीं कर पा रहे। ये कॉन्ट्रडिक्शन देखिए आप। और ऐसी कंपनी जो CFL बल्ब बनाती हो, दीवार घड़ी बनाती हो और मच्छर मारने के रैकेट बनाती हो, उसको आपने एक पुल का रखरखाव और रिपेयर का काम दे दिया। बताइए ये कौन सा मॉडल है गुजरात? कहेंगे गुजरात के लिए प्रधानमंत्री जी गर्व से कि ये है मेरा गुजरात मॉडल ऑफ करप्शन एंड कमीशन। ऐसी कंपनी को आपने ये काम दे दिया और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। किसके साइन से ये काम, गांधीनगर में वो कौन मंत्री है, वो कौन प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, रघु जी तो मंत्री रहे हुए हैं, किसके हस्ताक्षर से ये काम इस कंपनी को दिया गया, उस पर क्यों नहीं FIR हो रही? म्युनिसिपल कमिश्नर जिसको मालूम था कि कल ये पुल खुलेगा और 400-500 लोग आएंगे, उसका नाम क्यों नहीं है FIR में? आप सोचिए कि घटना आज हो रही है, राजकीय शोक 3 दिन बाद होगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी को रिबन काटने। यह है गुजरात मॉडल। तो ये तमाम सवालों से लैस होकर, अपने सकारात्मक कार्यक्रम से लैस होकर कांग्रेस पार्टी पूरे आत्मविश्वास के साथ गुजरात में चुनाव में जा रही है और रिजल्ट कब है? 8 दिसंबर को आप और हम मिठाई खाएंगे। 2 डब्बे होंगे, एक हिमाचल के लिए होगा और एक गुजरात के लिए होगा। ये भी हम आपको आज वादा करें पूरे आत्मविश्वास के साथ। आपके सवाल? देखिए, बातचीत तो चल रही है, अभी फाइनलाइज हो जाएगा, बातचीत चल रही है। हमारे कई नेता, जैसे अभी रघु भाई ने भी बताया आपको, दिग्विजय सिंह जी, अशोक गहलोत जी और अभी कमलनाथ जी आने वाले हैं, चिदम्बरम जी परसों जा रहे हैं, और ज्यों-ज्यों हमारे नेताओं के कार्यक्रम बनते जाएंगे आपको सूचित किया जाएगा। पूरी तरह से पूरी पार्टी एक होकर, वो राज्य के नेता हों, पूरे देश के नेता हों, सब गुजरात में आपको दिखेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी की 3-4 मीटिंग्स, मैराथन मीटिंग्स हो चुकी है और हमने कहीं सिंगल कहीं पैनल सब चीज़ कर लिया। एक CEC की मीटिंग हो चुकी है, कल भी एक CEC की मीटिंग है। अब स्ट्रेटेजिकल तरीके से हमको कब अनाउंस कौन से नाम करने हैं वो आप हम पे छोड़िए, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। नहीं, इसका जवाब है ना हमारे पास। 10 लाख तक का बीमा हर परिवार का हमने एक वादा ये किया, वो राजस्थान में हमने लागू कर दिया। 1 लीटर दूध पे 5 रुपये सब्सिडी देने का हमने वादा पूरा कर दिया। ओल्ड पेंशन स्कीम
हमारे दोनों राज्यों में हमने ये वादा पूरा कर दिया, वही वादा हमने यहाँ किया है। हमने कहा 8 रुपये में इंदिरा रसोई चलाएंगे, 17 रुपये गवर्नमेंट भरेगी। ये गरीब लोगों के लिए हम इंदिरा रसोई योजना चलाएंगे। हमने कहा कि हम नरेगा की तर्ज पे अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लागू करेंगे, वो हमने राजस्थान में लागू कर दी, हम यहाँ भी लागू करेंगे। हमने कहा 3 लाख किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, वो हमने राजस्थान में भी किया है। हमने जो जो वायदे किए हैं, अब 300 यूनिट बिजली की बात की आपने, 50 यूनिट बिजली हमने पहले फ्री किए। किसानों का तो बिजली का बिल हम बढ़ने ही नहीं देते हैं। जब जब कांग्रेस की सरकार बनती है राजस्थान में कभी भी किसानों का बिजली का बिल नहीं बढ़ता है, उल्टा 1000 रुपये हर महीने बिजली के लिए सब्सिडी हम दे रहे हैं और 42 लाख किसानों का ज़ीरो बिल आया है। इसलिए हमारे कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। बेरोजगारी भत्ते की बात है, अभी 1,10,000 संविदा कर्मियों को नियमित करने का मार्ग राजस्थान में प्रशस्त हुआ है, ये हम वहाँ भी करेंगे गुजरात में। इसलिए जो वायदे हम कर रहे हैं गुजरात की जनता से, हम केजरीवाल जी की तरह नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी जो काम कर चुकी है, 3000 हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की बात की है। राजस्थान में आप महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले कितने गए हैं, आप खुद उसकी जानकारी कर लीजिए और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। उसके अंदर मारामारी हो रही है एडमिशन्स की। तो ये जो रिमोट एरियाज है जहाँ पर कमज़ोर तबके के लोग रहते हैं, दलित रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, अल्पसंख्यक रहते हैं, हमारे पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, उन इलाकों में इंग्लिश मीडियम स्कूल सरकारी खोलना मैं समझता हूँ नई जनरेशन के लिए एक सौगात से कम नहीं है। और वो हम गुजरात में वो भी हमने वादा किया है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने सिर्फ ये पूछा है कि क्या कारण रहे, कोई आरोप नहीं लगाया मैंने कहा क्या कारण रहे कि दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम एक दिन आ रहे हैं। क्या कारण रहे कि इस दोनों राज्यों की तिथियां अलग अलग समय पे घोषित की गई, और क्या कारण रहे कि जिस दिन आप इलेक्शन अनाउंस करते हो ऑटोमेटिकली कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लाइड होता है। ये कोड ऑफ कंडक्ट आपने देरी से क्यों लगाया जब अनाउंसमेंट हुआ? तो ये पूछना अधिकार है हमारा। इलेक्शन कमीशन भी हमारा है, संवैधानिक, मैंने पहले कहा, संस्था है, लेकिन कुछ सवाल जब उठते हैं तो पूछने पड़ते हैं। वैसे एक बात मैं आपसे आपके माध्यम से जानना भी चाहता हूँ कि जब प्रधानमंत्री के मुंह से रेवड़ी शब्द निकला, चुनाव आयोग सक्रियता से हर राजनीतिक दल को चिट्ठी लिख रहा था, अब रेवड़ी पे आपको क्या बोलना है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे तो मैंने आज तक कोई पत्र नहीं देखा। तो ये सवाल पूछना कोई नकारात्मकता फैलाने की बात नहीं होती। कोई भी संस्था लोकतंत्र में सवालों से बच नहीं सकती। सबको, यहाँ तो भगवान राम तक को जवाब देना पड़ा। तो ये क्या मतलब है कि चुनाव आयोग को सवालों से घबराहट हो रही है? जवाब देना क्या दिक्कत है इसमें? आपके सवाल में ही मेरा सवाल छुपा हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये ध्रुवीकरण की रणनीति बना कौन रहा है, थोड़ा उसका खुलासा कर दो, तब मैं उसके बारे में बात करूं कि हम कैसे इसका मुकाबला करेंगे। पहले ये खुलासा करो, इसका मतलब कहीं न कहीं कोई खिचड़ी पक रही है तो बता दो हमको। हम तो हमारे सिद्धांतों के ऊपर, कार्यक्रमों के ऊपर, जनता के लिए हम क्या वेलफेयर के लिए कर सकते हैं, एक पॉजिटिव अप्रोच लेके, जाति बिरादरी से ऊपर उठ के, इस संकीर्ण राजनीति जो कि आप बोल रहे हैं, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स, उसमें नहीं पढ़ते हुए पॉजिटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं वहाँ।
I'll come to your second question first. The first day when Morbi happened, the very next day, we demanded the Chief Minister's resignation. So I don't know why you're saying we did not. We've also said we've rubbished the SITs because I'll give you 4 examples of SITs in Gujarat. The Surat Takshila fire episode, the paper leak episode, the GIDC gas leak episode. Where are those SIT reports? So nobody in Gujarat trusts any SIT formed by the Gujarat government. Therefore, we demanded a judicial inquiry under a judge, a time-bound inquiry. So I think our demands have been very clear right from day one. What was your first question? The Election Commission. Every institution in democracy has to answer questions. They are not immune to questions. And they should not hide behind anything. They cannot. There has to be sunlight on every institution. So if we are asking questions, they should come out and responsibly respond to those questions. When the Prime Minister utters the word Revadi, the Election Commission gets very active, starts writing letters to all political parties asking their opinion on Revadi culture. But the same Election Commission chooses to stay silent on electoral bonds. The opacity of the electoral bonds is for everyone to see. Which party has got how much money through electoral bonds is something which the people of India deserve to know. Why is the Election Commission silent? And as Mr. Raghu Sharma rightly said, you announced the dates for Himachal Pradesh. Why weren't you announcing the dates for Gujarat on the same day? You gave the Prime Minister ample time to go and inaugurate, to organize political programs spending government money. And the Prime Minister is so obsessed with event management. Morbi was a tragedy, which all of us were upset about, sad about. But the Prime Minister refused to postpone his programs because, of course, the elections had to be announced. So he had to finish those programs, changing attire thrice a day. What is this? It's your state. This is a state which has made you the Prime Minister of India. It has given you everything, all kinds of honor. And this is what you do to that state. And you saw what the hospital was being spruced up just one day before. You all seen that hospital before the Prime Minister visited. There was nothing in that hospital. You get a water cooler without connecting water in the cooler. This is the Lipa Poti model. This is the cosmetic model of Gujarat. This is the Gujarat model of corruption and commission. वहाँ हमारा कैंपेन ही यही है कि ये सरकार तो बनाने आए नहीं है, ये डैमेज करने आए हैं। तो पब्लिक को पूरी तरह से पूरे गुजरात में अवेयर और ये इंश्योर किया है कि बाईपोलर पॉलिटिक्स होगी, बाईपोलर इलेक्शन होगा एंड बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी होगा। हमारे यहाँ कहावत है ना, दूध का जला छाछ को फूंक के पिए, वो हम गुजरात में कर रहे हैं। बात कर लेते हैं अभी ये वाले पे को गुजरात पे ही रहने दीजिए आज, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है, उसके बाद वहाँ कर लेंगे। ये तो एजेंसीज का दुरुपयोग तो रोज होगा, उस पर तो जवाब देंगे आपको। आ जाइए। अभी 1 to 1 से तो घबराहट होती है।